मैत्री इंडिया के दर्शकों को साधुवाद, सप्रेम जय भीम, अभिवादन और मंगल कामना। मैं कामना करता हूँ कि सारे ही दर्शक इस कोरोना महामारी से बचे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी चिंता करें और अपने पास पड़ोस के लोगों की, परिवार की भी चिंता करें और सुरक्षित रहें। मैं मंगल कामना करता हूँ। इस कोरोना महामारी का आरंभ कैसे हुआ, इसके संबंध में दुनिया में विवाद शुरू है। अमेरिका का आरोप है, यूरोप के बहुत सारे देशों का भी आरोप है, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें सम्मिलित है, भारत भी उसमें सम्मिलित है। कल ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक आरोग्य संगठन का सम्मेलन शुरू था और वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इस महामारी के प्रचार प्रसार के संबंध में जागतिक आरोग्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका कैसे रही, ठीक रही, नहीं रही, या चाइना के प्रति अधिक अनुकूल रही, इसके संबंध में जांच की जाए। इस प्रकार का प्रस्ताव शायद उस सम्मेलन में पारित हो चुका होगा। 140 देश इस संगठन के सदस्य हैं। अमेरिका का आरोप रहा है चाइना पर, यह भी कहा गया है कि क्या यह विषाणु जो है, यह जो वायरस जो है, यह वायरस प्राकृतिक है, प्रकृति से आया है, या यह वायरस की निर्मित किसी प्रयोगशाला में की गई है। चीन के वुहान के प्रयोगशाला में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इस प्रकार के प्रयोग चल रहे थे। तो अमेरिका जैसे देश आरोप करते हैं कि यह मानव निर्मित है, प्रयोगशाला में निर्मित हो रही थी और वहाँ से गलती की वजह से यह विषाणु मुक्त हो गया और जिसके चलते आज दुनिया में महामारी का प्रकोप है। स्वाभाविक है, चीन पर आरोप किए जा रहे हैं। चीन पर 2-3 प्रकार के आरोप हैं। एक तो चीन से इस महामारी का आरंभ हुआ, वुहान शहर से। दूसरा ये कहा जाता है कि चीन ने समय पर दुनिया को इसकी जानकारी नहीं दी, इसलिए भी दुनिया में यह प्रकोप बढ़ा है। तीसरा, WHO की जानकारी में आने के बाद भी WHO ने समय पर दुनिया को सचेत नहीं किया। इस प्रकार के विवाद शुरू है और विवाद के लक्ष्य में, विवाद के केंद्र में चाइना है, साथ ही WHO भी है। चाइना की मान्यता यह है कि हमारी ओर से कोई भी गलती नहीं हुई है। यह आरोप यह विषाणु प्रयोगशाला में निर्मित नहीं है। यह विषाणु नैसर्गिक है, निसर्ग से आया है और यह कहा गया है कि वुहान शहर से इसका जब आरंभ हुआ तो वुहान शहर में वेट मार्केट है। वेट मार्केट का अर्थ होता है कि मांसाहारी भोजन के लिए वहाँ जीवंत प्राणी बेचे जाते हैं। जीवंत प्राणी, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। चाइना के लोग बहुत सारे प्रकार के प्राणी, चाइना के लोगों की भोज्य वस्तु हैं, वो उनका सेवन करते हैं। उसमें एक चमगादड़ भी है। चमगादड़ में मूल में यह विषाणु उपस्थित था, है, ऐसा माना जाता है और चमगादड़ के संपर्क में आने से मानव में भी यह विषाणु आया है, ऐसा कहा जाता है। तो यह विषाणु के संबंध में अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की यह बातें की जा रही है। यह विषाणु जब मानव में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद जिसको इसका संपर्क होता है, संसर्ग होता है, उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी यह रोग या यह महामारी का संसर्ग हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसका ट्रांसमिशन का सबसे पहले ये कहा गया है कि मुख के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, श्वास के माध्यम से यह महामारी फैलती है और इसीलिए ये कहा गया है सुरक्षा की दृष्टि से, एक तो बार बार हाथ धोइए, दूसरा मास्क लगाइए मुख पर, अपना ही हाथ अपने मुंह पर मत रखिए और कम से कम दूसरे व्यक्ति से 1 गज की दूरी या 3 फीट की दूरी बनाए रखिए। तो इस प्रकार से हम इस महामारी के संपर्क से, संसर्ग से बच सकते हैं, ऐसा कहा गया है।
आज हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, दुनिया में हस्तांदोलन बंद हो गया है, हर एक के मुंह पर आपको मास्क दिखता है और इसको सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए रोके जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द भी बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, सामाजिक दूरी नहीं, सामाजिक नज़दीकी चाहिए, देह दूरी कहा गया उसको, भाई एक शरीर से दूसरे शरीर की दूरी, इसको देह दूरी कहा गया है, फिजिकल डिस्टेंस कहा जा रहा है और इसके संबंध में भी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। अब इस विवाद के चलते अमेरिका ने घोषणा की, अमेरिका हू को आर्थिक सहायता देने वाला सबसे बड़ा योगदान करता था। अमेरिका ने WHO की भूमिका संशयास्पद रही है, चीन अनुकूल रही है, ऐसा आरोप कर वह योगदान ही रोक दिया है। अभी कल परसों की बात है, जब अमेरिका फिर से योगदान शुरू करने की बात कह रहे हैं, तो इसके चलते अमेरिका और चीन में एक प्रकार की तनातनी, एक प्रकार का तनाव, एक प्रकार का युद्ध स्वरूप, एक प्रकार का युद्ध ही कहिए, इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण हुई है। तो यह इस महामारी के विषाणु के उगम के संबंध में कहाँ से यह उदित हुआ, इसके संबंध में इस प्रकार की जानकारी फिलहाल मीडिया के माध्यम से प्राप्त है। तो यह महामारी ये फैलती हैं संपर्क से, और संपर्क न हो, जो बाधित है उसे संपर्क न हो। ये भारत में ये कैसे आई? भारत में यह प्रवास के माध्यम से आई। चाइना से जो प्रवासी भारत में पहली बार आए हैं वो केरल पहुँचे, वहाँ स्टूडेंट थी, वो केरल पहुँचे। तो पहला मरीज भारत में, चीन में यह महामारी की जानकारी दिसंबर 2019 में मिली। दुनिया को प्राप्त हुआ कि 2019 में यह महामारी से चीन का वुहान शहर ग्रस्त है। चीन ने क्या किया? चीन में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है, जो अलग प्रकार से काम कर। चीन ने पूरे वुहान शहर को लॉकडाउन कर दिया। वुहान शहर की जनसंख्या 1,10,00,000 के आसपास है। पूरे शहर को ही उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, और पूरे सख्ती से लॉकडाउन करने की वजह से चीन में वुहान शहर में जो महामारी शुरू हुई वो चीन के अन्य भागों में प्रसारित नहीं हुई, उसका प्रचार प्रसार रोक दिया गया। वुहान शहर में आने के लिए प्रतिबंध, वुहान शहर से बाहर निकलने के लिए प्रतिबंध। तो ऐसा लगने लगा कि लॉकडाउन यह इस महामारी को रोकने का कारगर उपाय हो सकता है। तो उसके चलते जहाँ सारी दुनिया में एक प्रकार से यदि वहाँ ये कोरोना का कोई मरीज सामने आ गया तो लॉकडाउन कर दो, फिर लोकल लेवल पर लॉकडाउन, शहर के लेवल पर लॉकडाउन, देश के लेवल पर लॉकडाउन, इस प्रकार की प्रक्रिया यह शुरू हो गई है। तो यह विषय चीन में अभी उसकी रोकथाम हो गई है, मगर एक दुख की बात यह है कि वुहान शहर में जब ये रोकथाम की गई थी, ऐसा लग रहा था कि वुहान शहर पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गया है। सबसे अधिक ग्रस्त वुहान शहर दुनिया में उस समय अभी कोरोना बीमार इस महामारी से मुक्त। मगर कुछ दिन के पहले यह फिर से एक वार्ता आई है, न्यूज़ आई है कि वुहान शहर में फिर से कोरोना के मरीज दिखाई पड़ रहे हैं, और इसका अर्थ यह है कि यह बीमारी ख़त्म नहीं होती है। जो दुरुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, रोग मुक्त हो गए, वह भी फिर से रोगग्रस्त हो सकते हैं। इसको सेकंड कमिंग हम कहेंगे, फिर से आने की संभावना हम कहेंगे। तो अभी चीन ने क्या किया इसके लिए? चीन ने यह किया कि अभी 10-12 मरीज फिर से व्यक्त होने के बाद, दिखाई पड़ने के बाद, चीन ने सारे ही वुहान शहर की जनसंख्या को फिर से
एग्जामिन करने का, उनकी जांच करने का फिर से एक अभियान आरंभ किया है। चाइना में प्रत्येक व्यक्ति की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि जितना आप जांच अधिक करोगे उतना अच्छा है इस प्रकोप को रोकने के लिए, क्योंकि पीड़ित लोग जो हैं, रुग्ण जो लोग हैं, वो जल्दी से व्यक्त हो सकेंगे। इसमें दो प्रकार के बात कही गई है। एक तो जिनमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो लोग वो सहज हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें लक्षण ही दिखाई नहीं पड़ते, परंतु कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर उनको 13 दिन के लिए, 14 दिन के लिए आइसोलेट किया जाता है, उसको विलग किया जाता है, और इस प्रकार से 13-14 दिन में यदि लक्षण नहीं दिखे तो वो रोग मुक्त है, रोगग्रस्त नहीं है, ऐसा माना जाता है। आम आदमी के लिए यह प्रक्रिया बड़ी जटिल है। सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संसर्ग से फैलता है, बिना संसर्ग से नहीं। जहाँ कहीं भी प्रवास का इतिहास नहीं है, बाहर से आए हुए व्यक्ति का इतिहास नहीं है, ऐसे किसी बस्ती में यदि कोरोना का मरीज पाया जाता है, जो कहीं बाहर नहीं गया था, जो बाहर के व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया है, ऐसा कोई व्यक्ति यदि दिखाई पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को ही नहीं, उस व्यक्ति के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उन सारे लोगों को ही आइसोलेशन में भेजा जाता है, उन सारे क्वारंटाइन में भेजा जाता है सारे लोगों को, क्योंकि संपर्क से यह प्राप्त होता है। परंतु पहला जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, यदि उसका पहले किसी से संपर्क नहीं है तो इसको कहा जाता है कि कम्युनिटी में यह प्रकोप है। और यह सबसे भयानक बात है कि जब ऐसा व्यक्ति कोरोना बाधित व्यक्त होता है कि जिसका किसी से संपर्क नहीं है, तो यह स्थिति टालने के लिए पूरी बस्ती को ही लॉकडाउन किया जाता है। ना तो वहाँ से कोई आ सकता है, ना तो वहाँ से कोई जा सकता है। तो ये लॉकडाउन इस प्रकार से दुनिया में फैला। कुछ देशों ने इसको स्वीकार किया, कुछ देशों ने इसको कहा कि यह जरूरी नहीं है। अब हम भारत की ओर आते हैं। दिसंबर 2019 में इस महामारी का प्रकोप चाइना में शुरू हुआ। चाइना में प्रकोप शुरू होने के बाद, चाइना में लॉकडाउन होने से पहले चाइना से बाहर में प्रवासी निकल गए। तो जहाँ भी यह पहुँचे वहाँ वो बीमारी को लेकर चले गए। भारत में भी पहला मरीज केरल में 31 जनवरी को पहला मरीज केरल में पाया गया, और तब से भारत में इस महामारी का आरंभ हुआ। केरल ने, हम केरल की बात बाद में करेंगे, कि केरल में पहला मरीज देखने के बाद भी, पहला मरीज खोज किया जाने के बाद भी केरल में यह महामारी भारत के अन्य राज्यों की तुलना में इतनी तेजी से नहीं फैली है। क्यों नहीं फैली, केरल का विषय हम बाद में करेंगे। जब दिसंबर 2019 में महामारी का प्रकोप चाइना में शुरू हुआ, 31 जनवरी को पहला मरीज भारत में पाया गया केरला में, और पहला लॉकडाउन भारत ने 24 मार्च 2020 को किया। हम लोग 31 जनवरी से 24 मार्च तक क्या कर रहे थे? ये सबसे अहम सवाल है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। उसके बाद में लॉकडाउन से बीमारी का क्या संबंध है, हम बाद में बात करेंगे। मगर ये पहले चीन में जब पूरा शहर लॉकडाउन किया गया तो इस महामारी के प्रकोप की संभावनाएं दुनिया को व्यक्त हो गई थी। सिंगापुर ने
अपनी सीमाएं बंद कर दी, हांगकांग ने अपनी सीमाएं सारे प्रवासियों के लिए बंद कर दी, दक्षिण कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, थाईलैंड ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, और अलग अलग प्रकार से लोगों ने, जो पड़ोसी देश थे, चाइना के जो पड़ोसी देश थे, उन्होंने अलग अलग ढंग से इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। भारत क्या कर रहा था? भारत क्या कर रहा था? तो भारत दो बातें कर रहा था। एक तो फरवरी में ट्रंप आने वाले थे, तो नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में हम लोग व्यस्त थे, क्योंकि हम लोग यह सोचकर बिल्कुल आश्वस्त थे कि भारत में यह महामारी का प्रकोप नहीं होगा, जबकि 31 जनवरी को भारत में इस बीमारी का पहला मरीज देखा गया। फिर भी भारत के लोग, भारत का स्वास्थ्य विभाग, भारत का शासन व्यवस्था निश्चिंत थी और बिजी काय में थी, बिजी थी नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम के आयोजन में। यह महामारी को रोकने के लिए भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी होने के बाद भी ट्रंप के स्वागत के लिए 10 लाख के करीब लोगों का जमावड़ा मोटेरा स्टेडियम में अहमदाबाद में किया गया। दोनों देश, अमेरिका और भारत, दोनों देश यह मानकर चल रहे थे कि हमें इस महामारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने फरवरी के मध्य तक इस बीमारी के रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किए। आगे भी लॉकडाउन की चिंता, इस महामारी के रोकने के लिए लोगों में जन जागृति चिंता सरकार को नहीं थी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, उसके पहले क्या हुआ? राजनीति हुई। क्या राजनीति हुई? एमपी में बीजेपी की सरकार बनी। जिस दिन बीजेपी की सरकार बनी, उसके दूसरे दिन जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई। तो हम क्या कर रहे थे? राह देख रहे थे कि सत्ता प्राप्ति हो। तो हमने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की और राष्ट्रीय राजनीति की, जिसके चलते 22 मार्च तक हमने इस बीमारी के संबंध में कुछ भी नहीं किया। 22 मार्च को हमने जनता कर्फ्यू लगाया। जनता कर्फ्यू मतलब लोगों को आह्वान किया, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े इसके बारे में बड़े ही उदार मना हैं, लोगों में उनका पूरा विश्वास है कि इस प्रकार वह प्रतिसाद देंगे। तो लोगों ने जनता कर्फ्यू किया। लोग घर से बाहर नहीं निकले। एक दिन के लिए क्या करना है, लोग घर से बाहर नहीं निकले। और 24 मार्च को पहला लॉकडाउन लागू किया गया। इस लॉकडाउन लागू करने के लिए जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की, तो सिर्फ 4 घंटे का समय लोगों के पास था। 2 बातें हुई। लोगों को किसी भी पूर्व जानकारी के लॉकडाउन किया गया। हम फेडरल स्टेट हैं, संघ राज्य होने के बाद भी लॉकडाउन करने के लिए किसी भी राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं किया गया। सबसे पहला सवाल इसी पर उठाया गया कि इतना बड़ा निर्णय, जो सिर्फ देश की आरोग्य व्यवस्था पर नहीं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा ही संकट साबित हो सकता है, इतना बड़ा निर्णय लेते हुए किसी भी राज्य सरकार को कंसल्ट करने की, संपर्क करने की, परामर्श करने की, सूचित करने की जरूरत हमारे
महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस नहीं की। क्या यह संघ राज्य की संकल्पना से जुड़ता है ये निर्णय? यह उचित है निर्णय? लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप आज हम भुगत रहे हैं अप्रवासी प्रवासी मजदूरों के हालत को। यह देख रहे हैं हम कि उनके क्या हुआ। लॉकडाउन करते समय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, उनको लगा कि 15 दिन का लॉकडाउन कर देंगे तो हम इस बीमारी को रोक देंगे। क्या कहा था उन्होंने? उनका पहला सेंटेंस था कि जान है तो जहान है। और सारे ही लोग यह कह रहे थे कि कोरोना से लड़ना है, कोरोना पर जीत हासिल करनी है, हम कोरोना को पराजित करके रहेंगे। लॉकडाउन, कोई भी लॉकडाउन में घर के बाहर नहीं निकलेगा। हाथ धोना जरूरी है, मास्क जरूरी है, परंतु यह करते समय क्या टेस्ट किट्स पर्याप्त अवेलेबल है? क्या मास्क पर्याप्त अवेलेबल है? जिनको हमने योद्धा कहा उस समय, डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, क्या इन लोगों के पास पीपीई सुरक्षा कवच उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं। क्या मरीज के लिए वेंटिलेटर्स उपलब्ध है? क्या मरीजों के लिए दवाखानों में, अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था है? क्या उनको क्वारंटाइन करना पड़े तो क्वारंटाइन के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? कुछ भी किसी को मालूम नहीं, क्योंकि लॉकडाउन करने के बाद इन सारी चीज़ों की जरूरत होगी, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। उस समय का एक रिपोर्ट है कि बिहार के बहुत सारे जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं थे। जहाँ भी वेंटिलेटर्स थे वहाँ वेंटिलेटर्स चालू कंडीशन में नहीं थे। वेंटिलेटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यह विषाणु मुंह और नाक के माध्यम से, श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए मास्क की जरूरत होती है, क्योंकि मास्क इसलिए होता है कि यदि आप बोलते हो, यदि आप छींकते हो, तो बोलने के माध्यम से आपके मुंह से यह विषाणु फैल सकता है और यह 6 गज की दूरी तक जाता है। तो यह और करीब करीब 10 मिनट तक जिंदा रहता है हवा में यह विषाणु, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। और हाथों में भी यह विषाणु हो सकता है, तो बार बार मुंह में लगाने से हाथों से यह विषाणु मुंह तक पहुंचता है और सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद यह फेफड़ों तक जाता है और सांस लेने में हमें कठिनाई महसूस होती है और सांस नियमित करने के लिए बलगम जमा हो जाता है और सांस को नियमित करने के लिए यदि पीड़ित गंभीर है तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। हमारे पास उस समय वेंटिलेटर्स पर्याप्त नहीं थे, हमारे पास मास्क पर्याप्त नहीं थे, पीपीई किट्स पर्याप्त नहीं थे। डॉक्टर लोग जो फ्रंट पर लड़ रहे थे, जो मरीजों के संपर्क में आ रहे थे, उनके पास यह सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने तालियां पीटी, हम लोगों ने थालियां पीटी, हम लोगों ने पुष्प वर्षा की। और क्या? जान है तो जान है, हम जीत लेंगे। दूसरा लॉकडाउन आ गया, हम नहीं जीत पाए कोरोना। वास्तव में लॉकडाउन की जब बात होती है तो लॉकडाउन यह इलाज नहीं है। इस बीमारी पर अभी तक कोई भी इसके इलाज के लिए कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है, कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में
अभी तक कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कोई भी वैक्सीन, लस जिसको कहा जाता है, कोई भी लस अभी तक उपलब्ध नहीं है। मतलब लसीकरण के माध्यम से, वैक्सीनेशन के माध्यम से इसकी रोकथाम नहीं की जा सकती और दवाई के माध्यम से मरीज दुरुस्त नहीं किया जा सकता। तो फिर जो दुरुस्त हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सांस की जो तकलीफ है उस सांस को नियमित किया जाता है, तो धीरे धीरे बिना दवाई के अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट के माध्यम से उस व्यक्ति में इसका प्रभाव कम किया जाता है। दवाई उपलब्ध नहीं है, कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, यह जान कर रखिए। तो फिर दूसरे लॉकडाउन तक हम कहाँ पर पहुँचे? जान है तो जहान है। फिर हमें होश आ गया कि नहीं भाई, इस पर काबू पाना संभव नहीं है। तो दूसरा लॉकडाउन करते समय हमने दूसरा वाक्य दोहराया, जान है तो जहान है। मतलब सिर्फ बीमारी की चिंता नहीं करनी है, तो आजीविका की भी चिंता हम लोगों को करनी पड़ी। दूसरे लॉकडाउन तक आते आते अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अर्थव्यवस्था ठप हो गई। लॉकडाउन के चलते सारे ही आर्थिक व्यवहार बंद हो गए। बैंक सिर्फ शुरू थे, वो भी कम कर्मचारियों के साथ में। सरकारी दफ्तर शुरू थे, कम कर्मचारियों के साथ में। जिनको घर से काम करना संभव था, उन्होंने घर से काम करना शुरू किया, चाहे मंत्री हो, सरकारी अधिकारी हो, बैंक का कर्मचारी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले। उद्योग बंद हो गए, व्यवसाय बंद हो गए, होटल्स बंद हो गए, सिनेमा हॉल्स बंद हो गए, हर चीज बंद हो गई। लोगों के रोजगार समाप्त हो गए। रोजगार समाप्त होने का परिणाम क्या हुआ? जिनकी परमानेंट नौकरियां थी उनकी तनख्वाह शुरू, सरकारी कर्मचारी उनकी तनख्वाहें शुरू हुई, बैंक कर्मचारी उनकी सर। परंतु जिनकी परमानेंट नौकरियां नहीं थी, जो दिहाड़ी मजदूर थे, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर थे, उनकी आमदनी खत्म हो गई। किसान कहाँ माल बेचेंगे? मार्केट नहीं है, उनकी आमदनी बंद हो गई। लोगों का आमदनी का जरिया बंद हो गया। 80% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आय प्राप्त करते हैं। सरकार ने घोषणा कर दी कि जो भी नियोक्ता है, लोगों के रोजगार देते हैं, उन लोगों ने जब तक लॉकडाउन है तब तक उन लोगों का वेतन का भुगतान करना चाहिए। वो लोग कोर्ट में गए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम भुगतान कहाँ से करेंगे। किसी ने मार्च का भुगतान किया, किसी ने मार्च का भी भुगतान नहीं किया, कोई भाग गया। कल मैं देख रहा था कि ताला लगाकर भाग गए, कारखानदार भाग गए ताला लगा। तो जब तक पैसा था थोड़ा बहुत, लोग कुछ खाते रहे, कुछ कमाते रहे। सरकार ने अन्न छत्र शुरू किया। कुछ सरकारों ने ऐसे मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, अनाज की व्यवस्था नहीं की, भोजन की व्यवस्था की। तो बिना किसी तैयारी के यह सारा लागू करने का परिणाम यह हुआ कि लोगों का रोजगार समाप्त हो गया, लोगों की बचत समाप्त हो गई और खाने पीने का इंतज़ाम पर्याप्त नहीं होने की वजह से दूसरे लॉकडाउन तक ये समझ में आ गया कि अब प्रवासी मजदूर जो हैं उनको यह एहसास हो गया कि अब हम जहाँ है वहाँ जिंदा रह नहीं सकते। लोग ये सोचने लग गए, बीमारी से मरे, महामारी से मरे या भूख से मरे, चलो अपने गांव। भारत के इतिहास में दूसरा
बड़ा पलायन शुरू हुआ। पहला पलायन 1947 का विभाजन का पलायन कहा जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। विभाजन का पलायन एक अलग बात, वो त्रासदी थी दूसरे। ये पलायन जो है, इस पलायन के लिए केवल और केवल वर्तमान केंद्र शासन और सारे ही राज्य शासन जिम्मेदार है। उन्होंने कभी सोचा नहीं। पहला लॉकडाउन करते समय उन्होंने ये सोचा कि 15 दिन का लॉकडाउन करने के बाद में हम इस महामारी से मुक्त हो जाएंगे, जान बचानी है। 15 दिन सबके लिए आसान था, 15 दिन सबके लिए आसान था। 15 दिन में दूसरा लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब एहसास हुआ कि यह आसान नहीं है, और फिर बिना किसी तैयारी के 8 करोड़ प्रवासी मजदूर है ऐसा पहली बार माना गया और इनका पलायन शुरू हुआ। तीसरा लॉकडाउन आते आते 3 बातें हुई। पहली बात तो यह हो गई कि यह कहा, पहला क्या कहा गया था, जान है तो जहान है। दूसरा क्या कहा गया, दूसरा कहा गया कि जान भी जहान भी। और तीसरे लॉकडाउन के समय कहा गया हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। समझ में आ रही है बात? कहाँ से शुरू हुआ, जान है तो जहान है, कहाँ पहुँचे, यदि जान भी जान, और बाद में कहा गया कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। तब तक पलायन की शुरुआत हो चुकी थी, और फिर इस पलायन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका कोई प्रबंध था ही नहीं। इसका कोई प्रबंध, 8 करोड़ मजदूर जो प्रवासी मजदूर हैं, अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने अपने गांव जाना चाहते हैं। यदि उनको पूर्व सूचना दी होती कि हम लॉकडाउन करने वाले हैं, आप अपने अपने गांव पहुंचो, जो जाना चाहता है वो पहुंच जाए अपने गांव, इतने दिन का समय है, तो शायद वह जा सकते थे। मगर इनको तो लगा कि 15 दिन में हम सब दुरुस्त कर देंगे, सोच की तो बात ही नहीं थी। तो फिर सोचा कि श्रमिक ट्रेन चलाई जानी चाहिए। दावा करते हैं हमारे रेल मंत्री कि 10 लाख प्रवासी मजदूरों को अब तक हम श्रमिक रेल के माध्यम से अपने अपने गांव पहुंचाया है। टीवी यह कहता है कि 8 करोड़ मजदूर प्रवासी मजदूर हैं, उसमें से 10 लाख मजदूरों को आपने 15-20 दिन में पहुंचाया। 8 करोड़ मजदूरों को पहुंचाने के लिए आप कितना समय लेंगे? दूसरा ये कहता है, दूसरा चैनल ये कहता है कि भाई भारत में हर रोज 6000 ट्रेन चलती हैं, जिसमें हर रोज 3 करोड़ लोग सफर करते थे लॉकडाउन से पहले। जब एक दिन में 3 करोड़ लोग सफर कर सकते, इतनी क्षमता रेलवे में है, तो इस क्षमता का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? वाजिब सवाल है। इस क्षमता का उपयोग क्यों? एक दिन में यदि भारत की रेल 3 करोड़ लोगों को ढो सकती है, तो फिर 15 दिन में 10 लाख का आप दावा कर रहे हो और उस पर भी अपनी पीठ थपथपा रहे हो, और हजारों मजदूर पैदल चल रहे हैं। बसेस तो अलग है, बसेस तो अलग है, बसेस अलग बात है। तो ये बात, फिर सवाल आ गया कि महाराष्ट्र ने निर्णय लिया कि प्रवासी मजदूरों को हम उनके राज्य की सीमा तक छोड़ देंगे। कहाँ तक? झारखंड में नहीं, झारखंड की सीमा महाराष्ट्र से लगती नहीं, तो कहाँ तक छोड़ेगा महाराष्ट्र? छत्तीसगढ़ तक। कहाँ तक छोड़ेगा महाराष्ट्र? मध्य प्रदेश तक। कहाँ तक छोड़ेगा महाराष्ट्र? आंध्र प्रदेश तक। कहाँ तक छोड़ेगा महाराष्ट्र? कर्नाटक की सीमा तक। कहाँ तक छोड़ेगा महाराष्ट्र? गुजरात की सीमा तक। महाराष्ट्र की सीमाएं समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश का मजदूर
कहाँ कौन सी सीमा पर रुक जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाला अगली व्यवस्था नहीं करता है तो आगे क्या? गुजरात की सीमा तक छोड़ दिया, राजस्थान जाना है, कहाँ जाएगा मजदूर? मध्य प्रदेश की सीमा तक छोड़ दिया, छत्तीसगढ़ की सीमा तक छोड़ दिया, झारखंड जाना है, बिहार जाना है, बंगाल जाना है, क्या करेगा मजदूर? महाराष्ट्र कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बीच का राज्य कहता है ये मेरे राज्य का मजदूर नहीं है, इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कल की बात है, पंजाब से निकले हुए मजदूर बिहार जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचे बस से, उत्तर प्रदेश ने कहा कि आगे हम नहीं पहुंचाएंगे। कल तक बिहार कह रहा था कि मत आओ मत आओ, आज बिहार कह रहा है कि हम बुला रहे हैं। यानी मजदूरों की अवस्था कैसे होगी? साधन नहीं, क्या करेंगे? रेल मील किलोमीटर तक लंबी, 6-6 दिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी 6-6 दिन तक उनका नंबर नहीं लग रहा है। पहले रेल का पैसा कौन देगा, इस पर विवाद हुआ। रेल ने पैसा मांगा, पैसा कौन देगा? और जब कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पक्ष ने ये कहा कि महाराष्ट्र से जो लोग रेल से जा रहे हैं उनका पैसा हम देंगे, दिया। यहाँ के पालक मंत्री ने एक रेल का किराया दिया, दूसरे भी रेल का किराया दूसरे मंत्री के माध्यम से दिया गया। तब चलकर ये केंद्र सरकार कहती है कि 85% हम देंगे और 15% राज्य सरकार देगी। अब राज्य सरकार जहाँ के मजदूर, जहाँ से मजदूर जा रहे हैं वो राज्य सरकार, कि जहाँ जा रहे हैं वो राज्य सरकार, कौन देगी पैसा? और फिर आज छूटेगी रेल, कल नहीं छूटेगी। एक राज्य कहता है हम इनको लेंगे नहीं आने वाले को, दूसरा राज्य कहता है कि हम आने दें। तो यह सारा चल रहा है। यह व्यवस्था है या अव्यवस्था है? यह अव्यवस्था है और शासन द्वारा निर्मित अव्यवस्था है। क्या वो भारत का नागरिक है? जो सरकार बिल्कुल तुरंत कोटा में ट्यूशन के लिए गए हुए विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए स्पेशल बसेस भेज सकती हैं, वही सरकारें अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। भूतकाल में कह रहा हूँ। जो सरकार विदेशों में जो भारतीय हैं उनको लाने के लिए स्पेशल हवाई जहाज भेज रही हैं, उनको लाने के लिए नौसेना के जहाज भेजे जा रहे हैं, परंतु अपने ही देश में प्रवासी मजदूरों के लिए रेल का प्रबंध नहीं कर पा रही हैं। कर पा रही हैं तो पैसा कौन देगा, इसका विचार किया जा रहा है। 8 करोड़ मजदूर प्रवासी हैं और 10 लाख मजदूर ढोने के बाद रेल मंत्री कहते हैं कि हमने 10 लाख मजदूरों को दिया, मगर कितने लोगों ने अभी तक प्रवासी मजदूरों का, ना केंद्र सरकार के रेल सेवा पर विश्वास है, प्रवासी मजदूरों का राज्य सरकार की बस सेवा पर भी विश्वास नहीं है। इसलिए पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, आंध्र से ये प्रवासी मजदूर यहाँ पर हैं। यहाँ मैंने जिन राज्यों को गिनाया, इन राज्यों की अर्थव्यवस्था प्रवासी मजदूरों के भरोसे चलती है। महाराष्ट्र में पानी पूरी बेचने वाला भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी का है। महाराष्ट्र का आदमी पानी पूरी नहीं बेचता, अभी तो नहीं है। गन्ने का रस बेचने वाला नागपुर में खोज कर बताओ कि कोई महाराष्ट्र का है। पानी पूरी बेचने वाला खोजो महाराष्ट्र का है।
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर खोज कर बताओ महाराष्ट्र का है कि आंध्र का है, कहाँ का है। तो यह सारे मजदूर, ये देश राज्य हैं जो प्रवासी मजदूरों के भरोसे चलते। आते कहाँ से मजदूर? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये प्रदेश हैं जो मजदूरों को भेजते हैं और बाकी के राज्य मजदूरों को आयात करते हैं। केंद्र अब इन प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि इसमें तीन राज्य सत्ता नहीं है, केंद्र सत्ता। जिस राज्य से प्रवासी मजदूर आए हैं वह राज्य, और जहां प्रवासी मजदूर कई सालों से बस गए हैं वो राज्य, तीनों ने भी इनको छोड़ दिया। तीनों ने भी जो भी व्यवस्थाएं की वह व्यवस्थाएं कम थी, अव्यवस्थाएं ज़्यादा थी। मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए। वो व्यवस्थाएं कम थी, अव्यवस्थाएं ज़्यादा थी, अव्यवस्थाएं ज़्यादा थी। जहां पर यह लोग खाते कमाते थे और उस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देते थे, उन राज्यों ने कोई जिम्मेदारी का नहीं ली। हाँ, जब तक यहाँ हो, संभव होता है तब तक हम आपको भोजन देने की व्यवस्था करेंगे, वो भी पर्याप्त नहीं थी। किसी भी राज्य ने पर्याप्त भोजन व्यवस्था नहीं की लॉकडाउन के समय। सिर्फ आदमी पेट नहीं चलता, वो किराए से रहता है तो किराया कहाँ से देगा? घर मालिक ने भगा दिया, कहाँ देगा? उसको बिजली का बिल देना है, उसको गैस चाहिए, दवाई खरीदनी है, बाजार से वस्तु खरीदनी है, भोजन। फिर भोजन का प्रबंध नहीं तो कहीं लंगर चल रहा है, वहाँ लाइन में खड़े हुए, कोई स्वयं से संस्था वहाँ लाइन में खड़े हुए। हमने देखा दिल्ली में प्रवासी मजदूर बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में देखा, बड़े बड़े शहरों में देखा, लोग लाइन में खड़े, 6 लोगों का परिवार, एक व्यक्ति लाइन में लगा, इतना सा भोजन मिला, बच्चा खाएगा, महिला खाएगी, बाप खाएगा, कौन खाएगा? ये हम देख रहे हैं टीवी पर। आदमी ने आदमी को क्या बना दिया? भिखारी बना दिया। जो मजदूर खुद की कमाई से खुद का परिवार चलाता था, जो मजदूर आपके परिवार चलाता था, आपके भरोसे, उसके भरोसे आपकी फैक्ट्रियां चलती थी, उस मजदूर को आपने भिखारी बना दिया। खाने के नहीं मिल रहा, क्या करेगा वो मजदूर? निकल पड़ा, 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक चलने लग गया। रास्ते में नहीं चल सका तो रास्ते में मर गया, कहीं एक्सीडेंट में मर गया। जिसका ऑटो था उसने अपने परिवार ऑटो में भरा, चल पड़ा। जिसकी मैटाडोर थी उसने परिवार लोगों को भरा, चल पड़ा। 2-2, 3-3 हज़ार रुपया देकर, 5-5 हज़ार रुपया देकर साइकिलें खरीदी गई। साइकिल से 1200-1500 किलोमीटर के लिए लोग चल पड़े। 3-3 हज़ार रुपया देकर मिक्सर में लोग बैठे, कंटेनर में लोग बैठे, ट्रकों की छत पर लोग बैठे और जाने लग गए। और यूपी सरकार कहती है कि अवैध प्रवासी वाहनों को हम जब्त करेंगे, जो चल रहे हैं उनके प्रवास की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम उनको जब्त करेंगे। तो कोरोना ने क्या किया? कोरोना ने यह बताया कि विदेश में रहने वाले को लिए हम विमान भेजेंगे, नौसेना का जहाज भेजेंगे, विद्यार्थियों के लिए चाहे वो विदेश में हो देश में हो, हम स्पेशल बसेस भेजेंगे, परंतु प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर इस परिप्रेक्ष्य में कोरोना का क्या हुआ? आज शायद भारत में कोरोना बाधित लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई होगी। मृतकों की संख्या भी शायद
3,000 से ऊपर हो गई होगी। कल 95-96 हज़ार का आंकड़ा था, आज निश्चित। और हम लोग दुनिया के 10 सबसे अधिक कोरोना बाधित देशों की कतार में खड़े हो गए। तो हमने क्या अचीव किया लॉकडाउन से? लॉकडाउन से हमने अचीव किया कि 1 लाख मरीज हमको मिले। और फिर भी भारत ये कहता है कि यदि लॉकडाउन समय पर नहीं करते, 24 तारीख मार्च समय पर लॉकडाउन किया, जबकि पहला मरीज 31 जनवरी को भारत में देखा गया। 31 जनवरी को पहला मरीज देखने के बाद में 24 मार्च को सरकार कहती है कि हमने समय पर लॉकडाउन का निर्णय लिया। धन्य हो सरकार। यदि सरकार कोई व्यक्ति होती तो मैं निश्चित तौर पर उसके चरण छूता कि आप सरकार माँ बाप बहुत धन्य हो जिसने 24 मार्च को समय पर लॉकडाउन किया, जिसके चलते भारत में आज सिर्फ 1 लाख कोरोना बाधित है और दुनिया के 10 सबसे अधिक कोरोना बाधितों के। और फिर चौथे लॉकडाउन तक हम लोगों ने इस रोग की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के अलावा क्या किया? तो प्राइम मिनिस्टर घोषित करते हैं कि हम अभी जांच की किट्स जो है, टेस्टिंग किट्स है, उसके बारे में आत्मनिर्भर हो गए हैं, मास्क के बारे में आत्मनिर्भर हो गए हैं। परंतु यदि इससे भी ज़्यादा मरीज हो तो सबको क्वारंटाइन करने की क्षमता है, सबको अटेंड करने के लिए पर्याप्त अस्पताल हैं, पर्याप्त डॉक्टर्स की सेवाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर के पास पर्याप्त पीपीपी किट्स हैं। अभी 55 दिनों के बाद में हम लोग कह रहे हैं कि पीपीपी हमारे पास है, और सारा होने के बाद भी अमेरिका कहता है, ट्रम्प कहता है कि हम भारत को वेंटिलेटर्स दे रहे हैं। 55 दिनों में हम लोगों ने पर्याप्त वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी नहीं की है, जबकि यह कहा जा रहा है कि जून के मध्य तक भारत में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होने की संभावना है। क्या हम इस महामारी के प्रकोप के लिए जो जून में आने की संभावना है, हम तैयार हैं? जून में सिर्फ महामारी नहीं आएगी। ये कहा जाता है कि धूप में यह विषाणु जल्दी नष्ट होता है, मरता है। इसलिए भारत में अभी जो समर शुरू है उसमें महामारी का प्रकोप कम रहेगा। बरसात आने के बाद स्थिति क्या होगी, व्यवस्था की स्थिति के, तब तक यदि मजदूर घर नहीं पहुंचे तो क्या होगा? और ऐसे परिप्रेक्ष्य में 55वें दिन 53वें दिन भारत इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करता है। तो यह है कोरोना की स्थिति। यदि आप